हेलो एवरीवन जी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी के यहाँ पे पॉलिटिकल के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि रुक्मणी प्रकाशन का पुस्तक है और इसमें जो है ना एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के 6 से लेकर 12 क्लास के पॉलिटी के प्रश्नों को इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये बात सही है यहाँ पे। देखिए, दूसरा कहा कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करने और आगे बढ़ाना चाहता है, यही बात सही है। यानी कि 1 और 2 सही हो गया। तीसरा पढ़ते हैं यहाँ पे कथन, तो उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी बात सत्य है। यानी कि इसका आंसर यहाँ पे आपका कूट ए सही हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, कब किया गया था। तो इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। यदि इन प्रश्नों का आंसर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। दूसरे प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। मैं आप सभी को बता दूं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न जो पूछा जी, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, प्रथम अध्यक्ष पूछा है तो इसका आंसर यहाँ पे बी यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। लेकिन यही प्रश्न अगर पूछा होता आपसे कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो इसका आंसर यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया। देखिए 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था। तो चौथे प्रश्न के आंसर मैं आपको बता दूं कि 1909 यानी कि इस अधिनियम को यहाँ पे मिंटो मार्ले यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। जी देखिए, यहाँ पे आपसे 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे वंशानुक्रमी ये उसको बनना आवश्यक है। उसी प्रकार से देखिए जन्म से भी बन सकता है। देखिए उसी प्रकार से देशीकरण भी होगा तो बन सकता है। लेकिन नहीं बनने के लिए यहाँ पे अधिकृत संपत्ति जो है ना इसका कोई मतलब यहाँ पे अनिवार्यता नहीं है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर का कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध जो है मूल अधिकार वो बताना है। तो अनुच्छेद देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 जो है यहाँ पे भारतीय मूल के लिए यहाँ पे मतलब केवल भारतीय नागरिकों के लिए ये उपलब्ध है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा, विदेशी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। चलिए देखिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, देखिए कैसे भारत का कोई नागरिक अपना नागरिकता खो देगा। तो देखिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करके, तो देखिए कोई त्याग कर देगा तभी खो देगा, तो ये सत्य है। दूसरा कह रहा है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करके, देखिए कोई व्यक्ति दूसरे देश की अगर नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप ही उसका समाप्त हो जाएगा। देखिए तीसरा पूछा कह रहा है यहाँ पे कि किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करके, ये जरूरी नहीं है। देखिए विवाह करने से आप किसी की नागरिकता नहीं त्याग सकते हैं। तो इसका आंसर जो यहाँ पे 3 नहीं हो पाएगा। अब आगे देखिए चौथा कह रहा है कि सरकार की आलोचना करके, देखिए सरकार की आलोचना करके भी आप नागरिकता नहीं पा सकते हैं और नहीं खो सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे 1 और 2 केवल यहाँ पे सी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया। 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है। तो देखिए यहाँ पे समान संहिता की परिकल्पना जो है वो नागरिकों के लिए है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखिए, ये देखिए 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो याद रखिएगा 1956 में किया गया। तो आंसर आपका यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। देखिए बिहार का भारतीय राज्य के रूप में एक बना, तो याद रखिएगा 1912 में बना। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा।
जी देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। देखिए, उस समिति का नाम पूछ रहा है जिस समिति के सिफारिश पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति, इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या पे 11 है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया। तो देखिए, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर जो किया गया था वो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान जो है बनकर कितने दिनों में तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए ध्यान से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू से सुमेलित है, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर से संबंधित है, संचालन समिति जो यहाँ पे KM मुंशी से नहीं बल्कि ये राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी इसके समिति के अध्यक्ष थे और राज्य के लिए समिति पंडित जवाहरलाल ये भी यहाँ पे सम्मिलित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका नहीं होने वाला सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया। देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। ये किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर जो है ना एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता जो है ना इसके आधार पर किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। 14वें प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है, इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि संविधान के उद्देशिका में कौन मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं मिलता है। देखिए, तो संविधान के मौलिक अधिकारों में इसमें से किसका वर्णन नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता का यहाँ पे वर्णन नहीं मिलता है। तो आंसर आपका ए से हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे विचार स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये सभी मौलिक अधिकार के ही अंग है। चलिए देखिए 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, ये डेट आपको याद रखना है। और इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है। तो देखिए संघात्मक सरकार में जो होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत मिलता है। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। देखिए 18 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका आंसर जो आपका यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यही यहाँ पे सुमेलित है। बाकी के यहाँ पे कोई सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का स्थापना हुआ था 1909 के द्वारा, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे भारत शासन अधिनियम जो है ये प्रांतों में शासन नहीं बल्कि केंद्र में शासन व्यवस्था का, द्वैत शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया। तो मार्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में आया था। 1919 में जो आया था उसे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो पूछा गया आपसे। देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे 20 नंबर का कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये शब्द आपको याद रखना है। देखिए आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न 21वां प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार बलात् श्रम निषेध है, इसका वर्णन हमें जो किस अनुच्छेद में मिलता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसका हमें उल्लेख मिलता है। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये NCERT 6 to 12 क्लास का निचोड़ है और इसके माध्यम से आप अपना तैयारी कर सकते हैं।